पढ़ाई करे के उम्र में तब प्यार कर बैठने, न जाने काहे अपन ज़िंदगी बर्बाद कर बैठनी। अरे पढ़ाई करे के उम्र में तब प्यार कर बैठनी, न जाने काहे अपन ज़िंदगी बर्बाद कर बैठनी। हमार बाबू माई ठीके कहत रहलन लोग कि बेटा बेटा पढ़ लिख ले तो ज़िंदगी बदल जाए। हम ही पागल रहने यार, अपन ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर बैठे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये शायरियाँ सिर्फ आपको भटकने से रोकने के लिए बोली जाती हैं, ऐसा और कोई दूसरा मतलब नहीं होता है, ताकि आपका मनोरंजन भी हो और साथ साथ पढ़ाई भी आप करते चले और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को आप अंजाम दें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज हम लोग बिहार पढ़ा रहे थे, इसलिए हम लोगों ने भोजपुरी शायरी को लिया है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग बिहार पढ़ा रहे हैं और बिहार में अगले टॉपिक की तरफ हम चलेंगे। लगभग 4 से 5 क्लासेस और होंगी, उसके बाद बिहार समाप्त हो जाएगा। अगर आपने बिहार को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा, या तो आप किसी पेड कोर्सेज़ की खोज कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, या तो फिर बिहार के निम्न स्तर के एग्ज़ामों के लिए, तो आपको किसी भी प्रकार के पेड कोर्सेज़ को करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके पास दीपक जी एकेडमी है और संपूर्ण तरीके से आपको तैयारी करवा रही है। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह करें, ताकि उनको भी अच्छा लगे और उनको लगे कि हाँ आपने उनका सहयोग किया है एक बेहतरीन क्लास को पहुंचाने में। ठीक है, तो आज ज़्यादा बात को बढ़ाते हुए नहीं, अगर आपने क्लासेस नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट के लिंक में जाएं, वहाँ पर सारे चीज़ का प्लेलिस्ट दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप अच्छा से जाकर के पढ़ाई करें। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकालीन बिहार का इतिहास, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि तबीयत के ख़राब होने की वजह से और चुनाव में थोड़ा सा व्यस्त रहने की वजह से दोस्तों हम लोग आगे कंटिन्यू क्लास को नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब से कंटिन्यू रहेगा, कोई दिक्कत की बातें नहीं है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देना है आपको कि हम लोगों ने प्राचीन बिहार को पढ़ा था, उसमें चिरांद वगैरह के बारे में जाना, विदेहराज के बारे में जाना, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना, कहाँ से क्या चीज़ मिला, ये सब प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने जाना दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मध्यकाल, बिहार का पूर्व मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जो आपको बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आमतौर पर पूर्व मध्यकाल में 2 वंशों के बारे में आपको देखना है। एक है पाल वंश। देखिए, आमतौर पर ये जो पाल वंश है ये बंगाल में स्थापित हुआ था, ठीक है, लेकिन बाद में इसकी राजधानी मुंगेर हो गई, और जिसके कारण इसको पढ़ना बिहार के पूर्व मध्यकाल के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, मिथिला का दूसरा हो जाएगा मिथिला का कर्नाट वंश। मिथिला का कौन सा वंश? मिथिला का कर्नाट वंश। अब ये 2 वंशों के बारे में आपको विशेष तौर पर जानकारी रखना है। आज आपके कम से कम किसी भी एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर बचेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों से पूछे जाते हैं, इन वंशों से प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्व मध्यकाल से। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग मध्यकाल में चलेंगे। तो आइए सबसे पहले पाल वंश के बारे में जानते हैं, और ये आपको हिस्ट्री के क्लासेस में भी पढ़ने के लिए मिलेगा, प्राचीन हिस्ट्री में पाल वंश के बारे में। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं पाल वंश के बारे में दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पाल वंश जो है, ठीक है, पाल वंश जो है एक तरह से किसी राजा के द्वारा स्थापित ये वंश नहीं था। ठीक है, कहा जाता है कि गोपाल नामक एक बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति को, जो जनता के समर्थन में था, ठीक है, जिसको जनता समर्थित कर रही थी, गोपाल ठीक है, गोपाल नामक व्यक्ति को जनता ने खुद चुन करके और पाल वंश की गद्दी पर बैठाया था, और चूंकि गोपाल पाल वंश से था इसलिए उसने नाम इस वंश का दिया पाल वंश। ठीक है, गोपाल के बारे में तो देख लीजिए, इनकी जो राजधानी रही वो मुंगेर रही, आपको ध्यान में रखना है, और गोपाल पहले शासक हुए, गोपाल ही इसके संस्थापक थे पाल वंश के, ध्यान दीजिएगा। ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण इन्होंने करवाया। अब आप पूछेगा कि ओदंतपुरी कहाँ है, तो ओदंतपुरी अभी वर्तमान नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ में उपस्थित है ओदंतपुरी का मठ, आप जा कर के देख सकते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण जगह है, मजार वगैरह भी बहुत सारे हैं वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बने धर्मपाल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है धर्मपाल, लेकिन धर्मपाल आपको ध्यान देना है, धर्मपाल। इसके बाद जो शासक बने दोस्तों पाल वंश के, धर्मपाल। अब देखिए, 2 ही राजाओं से बड़ा ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है पाल वंश में बिहार के संदर्भ में। देखिए, धर्मपाल ने क्या किया, धर्मपाल जो थे वो बौद्ध मत के अनुयायी थे, और बौद्ध मत के भी अनुयायी थे, तो तीसरी शाखा के अनुयायी थे वज्रयान शाखा के। और आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा जादू टोना की प्रविष्टि को सुशोभित करता है, जादू टोना की प्रविष्टि को क्या देता है, मान्यता देता है। और इसके लिए चूँकि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय पहले बन चुका था,
वो महायान शाखा की शिक्षा के लिए था, बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा के लिए। लेकिन धर्मपाल ने सोचा कि नहीं, हमारा भी जो शाखा है उसका भी एक विश्वविद्यालय हो, और इन्होंने भागलपुर में क्या किया, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, इसके भी अवशेष है, बख्तियार खिलजी ने इसको भी जलाया था। आप भागलपुर जाए तो आप घूमें और बहुत अच्छा जानकारी आपको प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गाँवों का दान दिया था, यानी 200 गाँवों का जो भी टैक्स रेवेन्यू आता था उसको नालंदा विश्वविद्यालय में भेज दिया जाता था। यानी राजा के पास जो दूध, दही, मक्खन, चावल, गेहूँ, अनाज जाने चाहिए थे उन 200 गाँवों के, वो 200 गाँवों के अनाज किसके पास जाते थे, नालंदा विश्वविद्यालय के जो 10,000 बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे, और 10,000 बच्चों पर जो 2,000 शिक्षक थे, है ना, उन बच्चों के लिए जाता था 2,000 गाँवों का जो रेवेन्यू था, उनके खाने पीने के लिए, उनके व्यवस्था के लिए जाता था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देवपाल आए। देवपाल से देखिए 2-3 प्रश्न बड़ा अच्छा पूछता है। देखिए एक प्रश्न पूछता है कि एक जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे, एडोनेशिया द्वीप का एक द्वीप है जावा, ठीक है। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक थे बालपुत्र देव, और बालपुत्र देव को इसने क्या दिया था, एक बौद्ध मठ बनाने का क्या दिया था, अनुमति प्रदान किया था। बौद्ध मठ बनाने का बिहार में अनुमति प्रदान किया था इसने। और देखिए इन्होंने वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य नियुक्त किया था, हेडमास्टर नियुक्त किया था, वीरदेव, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य वीरदेव किसके समय में बने, तो देवपाल के समय में बने, और देवपाल ने भी विशेष ध्यान दिया नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ। इसके बाद देखिए विग्रहपाल, नारायणपाल, महिपाल। देखिए महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। किस वंश का दोस्तों, पाल वंश का दूसरा संस्थापक, द्वितीय संस्थापक, ठीक है। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसको कहा जाता है, तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को कहा जाता है। उसके बाद रामपाल बने, कुमारपाल, गोपाल तृतीय, मदन गोपाल, इस प्रकार से बड़े छोटे छोटे शासक बने, कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई। और एक समय तक आते आते बंगाल बिहार तक ये पाल वंश सिमट कर रह गया और समाप्त हो गया, क्योंकि मध्यकाल अब आने वाला था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण के साथ ही ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। आप इस चीज़ को बड़ा अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा मिथिला के कर्नाट वंश के बारे में जानते हैं, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो, लेकिन बड़ा बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो होता है हरि सिंह देव से बड़ा बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना कब हुई, तो उस समय पाल वंश का शासन था बिहार में 1097-98। ये रामपाल का शासन था 1097-98 में, और रामपाल के शासन में ही तिरहुत में, कहाँ पर दोस्तों, तिरहुत में इस वंश की स्थापना हुई। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना हुई तिरहुत में। आज बिहार का एक प्रमंडल भी है तिरहुत, कमिश्नरी एरिया है तिरहुत, ध्यान दीजिएगा। इसके संस्थापक नन्यदेव थे, जिन्होंने राजधानी सिमरावगढ़ नेपाल में रखा था अपना। सिमरावगढ़ वर्तमान नेपाल में है, यानी अभी पता चलता है हमको कि मिथिला वंश जो कर्नाट वंश स्थापित हुआ था दोस्तों, वो कर्नाट वंश का क्षेत्र नेपाल तक फैला हुआ था। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को, सिमरावगढ़ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद जो शासक बने, संस्थापक देखिए नन्यदेव, यहाँ से यही प्रश्न पूछता है कि मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे, तो नन्यदेव थे। इनके पुत्र हुए गंगदेव, नन्यदेव के पुत्र हुए गंगदेव। ये बड़े कुशल शासक के रूप में गिने जाते हैं, ये बहुत कुशल शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को, अपने पिता के दिए हुए साम्राज्य को बड़ा अच्छा तरह से बचा करके रखा, और बड़ा बेहतरीन तरह से बचा करके रखा इन्होंने, ठीक है। उसके बाद नरसिंह देव का बात आता है। देखिए नरसिंह देव से 2 प्रश्न पूछेगा। इसी के समय में बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, बड़ा महत्वपूर्ण है ना। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक, किस शासक के समय में बिहार पर या बंगाल पर बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण इसी के समय में हुआ था। और बंगाल के सेन शासकों के साथ इसका संघर्ष चलता रहता था, इसलिए इसने क्या किया कि तुर्की जो सैनिक थे, जो बख्तियार खिलजी की तरफ से आए थे, उनका समर्थन प्राप्त किया और सेन शासकों से युद्ध किया। और चूंकि समर्थन तुर्कों ने दिया था, तो बख्तियार खिलजी से ये बड़ा प्रसन्न था, इसलिए बख्तियार खिलजी को इसने उपहार प्रदान किया था। सोच लीजिए, कहा जाता है दोस्तों, है ना, कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर हर कुल्हाड़ी में उसी पेड़ का हिस्सा नहीं होता। ये वही हिस्सा है ना। अगर तुर्कों को इसने समर्थन नहीं किया होता दोस्तों, तो क्या ये अपना पैर फैला पाते, उतना नहीं फैला पाते, है ना। तो बख्तियार खिलजी के बारे में अगर आप जानें, तो बख्तियार खिलजी को उपहार मिथिला के किस कर्नाट वंश के शासक ने दिया था, तो नरसिंह देव ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए धर्मस्वामीन के बारे में एक चर्चा मिलती है। धर्मस्वामीन एक बौद्ध तिब्बती भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु थे,
है ना। धर्मासानी ने यह सूचना दी है कि तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन, है ना, तुगरिल तुगन का तिरहुत पर आक्रमण हुआ, है ना। उस समय जो शासक थे वो राम सिंह देव थे, है ना। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन का आक्रमण कब हुआ? राम सिंह देव के शासन में हुआ। उस समय मिथिला के कर्नाट वंश के शासक कौन थे? राम सिंह देव थे। हम संपूर्ण तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप बेहतरीन तरीके से पढ़ें और अच्छा लगता है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, कमेंट करें, बुरा लगता है तो कमेंट करें, अच्छा लगता है तो कमेंट करें। आपका भाई इससे सीखेगा और आगे चल के और भी बेहतरीन वीडियो को बनाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हरि सिंह देव के बारे में चर्चा मिलती है और हरि सिंह देव के बारे में देख लीजिए, बड़ा बढ़िया से आपको प्रश्न पूछेगा। देखिए बात है गयासुद्दीन तुगलक की। जब दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना हुई तो गयासुद्दीन तुगलक जो था वो क्या करने के लिए गया? बंगाल विजय करने के लिए गया। गयासुद्दीन बहादुर को बंगाल का शासक बनाएगा वहाँ, ठीक है। तो जब बंगाल से ये लौट रहा था तो बंगाल से लौटने के दौरान इसका नज़र इस शासक पर पड़ा, हरि सिंह देव पर, और हरि सिंह देव से भी इसका क्या हुआ? युद्ध हुआ। यानी पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक जो सल्तनत काल के सुल्तान थे, तुगलक वंश के संस्थापक थे, गाजी मलिक कहा जाता था उनको। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण मिथिला के किस कर्नाट वंश के शासक के साथ हुआ था या सामने हुआ था? तो हरि सिंह देव। अब देखिए यहाँ पर एक गलत चीज़ हरि सिंह देव के बारे में क्या फैलती है कि वो गयासुद्दीन तुगलक का सामना नहीं कर पाए और भाग करके नेपाल चले गए। याद रखिएगा, है ना, भाग करके कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। 1378 में हरि सिंह देव के समय में ही क्या हो गया? इस वंश की समाप्ति हो गई, क्योंकि इस समय तक तुगलक वंश अपने चरम सीमा पर था। आप ध्यान में रखिएगा, समाप्ति हो गई। इन्हें समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण समय पंजी प्रबंध को लागू किया गया था। किस प्रबंध को लागू किया गया था? समय पंजी प्रबंध को मिथिला के कर्नाट वंश के किस शासक के समय पंजी प्रबंध को लागू किया गया था? तो ये शासक का नाम था हरि सिंह देव। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बिहार का पूर्व मध्यकाल बड़ा अच्छा से समझ में आया होगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करें, बाई सीक्वेंस आपको भूगोल से लेकर के पॉलिटिकल, स्टैटिक, जीके बिहार के, और इसके अलावा ये, है ना, 14 क्लास मैंने पढ़ा दिया और ये 15वां क्लास आपका जाएगा बिहार का। आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, है ना, और अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट वगैरह करें, ठीक है। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी से परिवार से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।